हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से मैं आपका एसएसटी एजुकेटर फ्लेवियस रेमंड आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो सभी का फेवरेट है, जो नहीं भी पढ़ते उनका भी फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग मनी के बारे में बात करेंगे। पैसा सभी को पसंद है, ऐसा जीवन में कोई नहीं है, ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको पैसा ना पसंद हो। सभी लोग, ठीक है, सभी लोग पैसे को पसंद करते हैं। क्रेडिट हम लोग जानेंगे, लोन फैसिलिटी कि बैंक्स वगैरह किस तरीके से हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला कि पैसा सभी को पसंद है, सो दिस इज हाउ, ठीक है, हाउ आई फील व्हेन आई हैव मनी इन माय पैंट्स। इसी तरीके से मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरी जेब में पैसा होता है। आपकी जेब में भी जब पैसा होता है आपको भी अच्छा लगता है। तो दुनिया में जितने लोग हैं, ठीक है, जिनकी भी जेब में पैसा है वो सब खुश हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो उदास है। क्योंकि आज की डेट में आप सब कुछ, मैक्सिमम चीजें जितनी हम लोग करते हैं, ठीक है, वो सभी हम लोग कहीं ना कहीं पैसों का इस्तेमाल उनके अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। आइए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, मनी। अब सवाल आता है, पहला सवाल आप लोगों के लिए, व्हाट इज मनी, ठीक है, एंड व्हाई वी यूज इट। पैसा क्या है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। वी सी सेवरल ट्रांजैक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस रोज करते हैं। ट्रांजैक्शन यानी रोज हम लोग पैसों का लेन देन करते हैं। मान लीजिए अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी मम्मी या पापा जब बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं और पैसे से क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, ठीक है। दुकानदार को पैसा देते हैं और वो आपको सामान देता है या आपके मम्मी पापा को सामान देता है, ठीक है। ये हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जांपल बाइंग गुड्स थ्रू मनी, हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं पैसों के थ्रू खरीदते हैं, या हम अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो भी उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब जगह पर मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज मनी, देखिए अगर हम बात करें, सो मनी इज कॉल्ड एज द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मनी क्या है, दुनिया का बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर मान लीजिए मनी नहीं होता तो सोचिए कि कितनी दिक्कत होती। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इफ देयर इज नो मनी, ठीक है। सो व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। तो अभी हमने जान लिया व्हाट इज मनी। मनी इज द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, सबसे अच्छा तरीका है लेन देन करने का। अब सवाल, दूसरा सवाल कि हम लोग मनी को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए इसका आंसर जानते हैं हम लोग। द रीजन इज सिंपल, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, आप बाजार में जाइए, आपको कोई मना नहीं कर सकता कि भाई मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा और या मैं आपको सामान नहीं दूंगा। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में जिसके पास भी पैसा है वो क्या कर सकता है, पैसे के बदले में सामान खरीद सकता है, सर्विसेज दे सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग हर जगह पर मनी का ही इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको पैसे के लिए मना कर देगा। मान लीजिए आप बाजार में सामान लेने गए, सब्जी लेने गए, दूध लेने गए और आपने उसको पैसे दिखाया कि भाई मुझे दूध दे दीजिए, ठीक है, या आप सब्जी लेने गए तो आप उनको पैसे दे रहे हैं, तो मना थोड़ी, नहीं नहीं जी भाई साहब, नहीं, पैसा नहीं लेंगे हम, पैसा नहीं लेते हम, बस ऐसी श्रद्धा से काम चल रहा, पैसा नहीं लेंगे। ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो सब जगह आपको पेमेंट करना जरूरी है। Thus everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. तो इसीलिए सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग प्रेफर करते हैं कि जो हमें कोई भी जब हमें कोई भी पेमेंट जो मिले वो किसमें मिले, वो किसमें मिले, मनी के फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में मिले, मनी के फॉर्म में मिले। इसलिए आज की डेट में सभी लोग मनी का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक इमेज में आप देख सकते हैं कि एग्जांपल दे रखा है कि ये एक है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ये वैलेंटाइन डे के लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, वैलेंटाइन डे के लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लगा रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। और यहां क्या हो रहा है, ठीक है, ये जो डिलीवरी बॉय है, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर से आप देखिए कि दूसरे कंप्यूटर से बैग आ रहा है कि ये लो जी आपका गिफ्ट, ठीक है। अब जो मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा था, ठीक है, सॉरी पहला सवाल पूछा था कि अगर मनी नहीं होता तो क्या होता। तो
वही सवाल आता है कि आज की डेट में हमारे पास पैसा है तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं, दुनिया में सब कुछ खरीद पा रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास पैसा है। अभी आप खुद सोच के देखिए, जो कि पहले जमाने में, बहुत पुराने जमाने में, जब ये जग्गू और मुन्नी, ठीक है, ये जग्गू है और ये मुन्नी है। अब सोच के देखिए कि जग्गू और मुन्नी, जो कि बहुत कई सौ साल पहले जब पैसा नहीं होता था, तो आप खुद सोच के देखिए कि जग्गू और मुन्नी किस तरीके से सामान खरीदते होंगे। कभी आपने सोचा? आज की डेट में हमारे पास पैसा है तो हम बाजार में जाते हैं, पैसा देते हैं और हमें सामान मिल जाता है। आप सोचिए कि कई सौ साल पहले जब ये जग्गू और मुन्नी एक साथ थे तो ये कैसे सामान खरीदते होंगे? कभी सोचा? आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बेटा बार्टर सिस्टम। क्या है इसका आंसर? बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसका आंसर है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? आसान शब्दों में बताएं तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एंड कमोडिटी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, आप अपने गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। यहां पर पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं होता। यहां पर क्या है कि आप अपने गुड्स को दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये एक किसान है और उधर भी एक किसान है। अब इसको क्या चाहिए? इसके पास राइस है, इसके पास क्या है? इसके पास वीट है। इसके पास राइस है, इसके पास वीट है। ऊपर ये कहता है आई वॉन्ट वीट एंड आई वॉन्ट राइस। उसको राइस चाहिए, इसको वीट चाहिए। तो ये क्या करेंगे? ये आपस में बदल लेंगे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पार्टीज, इसी को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। कि जहां पर दो लोग क्या करते हैं? अपने गुड्स को अदला बदली कर लेते हैं, उसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन ये हर बार तो जरूरी नहीं है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो जाएगा। हर बार तो नहीं हो सकता ना कि गुड्स एक्सचेंज हो जाए। इसीलिए एक प्रॉब्लम अराइज होती है, जिस प्रॉब्लम का नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, इस प्रॉब्लम का नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? पार्टीज मस्ट एग्री टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। यानी यहां पर पार्टीज को एग्री होना पड़ेगा कि भाई ठीक है, हम लोग आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो तैयार है, ठीक है, खरीदने के लिए। जैसे यहां पर एग्जांपल है कि एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन कह रहे हैं कि आई वांट राइस, सॉरी, आई टेक माय शूज, आप मेरे शूज ले लीजिए और मुझे वीट दे दीजिए। ठीक है, यहां एक पर्सन है, वो कह रहे हैं कि आप मेरे से शूज ले लीजिए और आप, ठीक है, मुझे वीट दे दीजिए। अभी देखिए किसान क्या कहता है, ठीक है, जो फार्मर है वो क्या कह रहा है? ठीक है, आई कैन गिव यू वीट, ठीक है, मैं आपको वीट दे सकता हूं, लेकिन मुझे शूज नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्लोथ्स चाहिए। मुझे शूज नहीं चाहिए, मुझे क्लोथ्स चाहिए। तो क्या यहां पर डील हो पाएगी? यहां पर कोई डील नहीं हो पाएगी। नो डील, यहां पर कोई डील नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसको तो बेचारे को ये कैसे डील होगी? क्योंकि ये तो शूज देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई मुझे क्लोथ्स चाहिए, मुझे जूते नहीं चाहिए, मैं दे दूंगा वीट आपको। इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब इस पर्सन को, ये जो जिसके पास शूज हैं, इसको घूमना पड़ेगा अलग अलग जगहों पर जाकर कि भाई मुझे आप मेरे शूज ले लीजिए और मुझे वीट दे दीजिए। और सिमिलरली इस किसान को भी, इस फार्मर को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा कि कोई मुझे कपड़े दे दो और मेरे से वीट ले लो। समझे? इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नाउ अब देखिए, मनी के आने से, पैसे के आने से बेटा ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि पैसे को देखते ही सब कैसे करते हैं? यस 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 करते हैं। पैसे को देखते ही सब क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब पैसा आ गया तो अब किसी को कहीं जाने की ही जरूरत नहीं है। अब पैसा क्या है? आपके पास है। आप बाजार जाएंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे, लीजिए भाई पैसा और आप मुझे सामान दे दीजिए, दैट्स ऑल। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको किसने सॉल्व किया? जिसको मनी ने सॉल्व किया, जिसको पैसे ने सॉल्व किया।
ठीक है, नीचे देखिए एक लाइन लिखी है, मॉडर्न करेंसी मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वही सवाल जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि व्हाई मनी इज, ठीक है, कि व्हाट इज मनी एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें आप बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आंसर्स इसमें आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चीजों को इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। और यहां पर सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि हमारी जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, नाउ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब देखिए, अगर हम बात करें तो पैसा आज की डेट में जैसा आपको दिखता है वैसा है नहीं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। पहले के समय में पैसा, ठीक है, हम लोग कैसे करते थे? ग्रेन्स हो गया या कैटल हो गया, इनको हम मनी के तौर पे यूज करते थे। ठीक है, या तो ग्रेन्स को या कैटल्स को। उसके बाद जब किंग रूल आया, राजा महाराजाओं का शासन आया, तो उन्होंने क्या चालू किया? उन्होंने मेटेलिक कॉइन्स बनाना स्टार्ट किया। किसके? गोल्ड के, सिल्वर के एंड कॉपर के। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के मेटेलिक कॉइन्स बनाना चालू किया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सोने की अशर्फियां। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोने की अशर्फियां। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? करेंसी है। इस करेंसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको पूरा क्लियर है। अब देखिए करेंसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। करेंसी क्या है? करेंसी इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी विच कंसिस्ट ऑफ पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स। करेंसी क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है जो किस फॉर्म में है? या तो पेपर नोट्स में या कॉइन्स में, या तो आपको पेपर के जो नोट होते हैं, ठीक है, 100, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, वो सब क्या है? वो सब पेपर नोट है, कागज के नोट है ना। ठीक है, यकीन नहीं आता तो आपके घर में अगर 500 का नोट है, फाड़ के देख लेना। आपसे पापा से मांगना, पापा 500 का नोट दे दो, और पापा के सामने ऐसे करके देखना। ठीक है, तो वो फट जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पापा क्या करेंगे वो आप देख लेना। एंड और क्या है? एक तो पेपर नोट्स है और दूसरा क्या है? कॉइन्स, जो सिक्के आते हैं। ठीक है, 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का, ठीक है, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का। ठीक है, ये सब क्या है? सब कॉइन्स हैं। पहले के समय में 50 पैसा भी चलता था। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हमारे कॉइन्स हैं। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस गोल्ड। आज की डेट में हम लोग जो प्रेशियस मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इनके कॉइन्स नहीं बनाते। ठीक है, आज की डेट में हम लोग गोल्ड, सिल्वर या कॉपर के कॉइन्स नहीं बनाते हैं एज मनी। आप खुद सोचिए कि इतना सा, जो आज की डेट में गोल्ड का रेट हम सब जानते हैं कि क्या रेट है, तो वो जो इतना सा सिक्का है वो आज की डेट में बहुत महंगा मिलता है गोल्ड का। पहले तो क्या होता था, अगर किसी ने 100 अशर्फियां दी, दैट मीन्स 100 रुपीज। लेकिन अब क्या है कि आप किसी को इतना सा सिक्का गोल्ड का देंगे तो वो 100 नहीं, वो थाउजेंड्स में है। ठीक है, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। तो मॉडर्न करेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी डेली लाइफ में। Why currency accepted as medium of exchange? अब जरूरी क्यों है कि हम करेंसी को ही यूज कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मनी तो आ गया, लेकिन हम करेंसी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? किसी और चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? गोल्ड का भी करना चाहिए, या कैटल और ग्रेन्स का भी हमें आज की डेट में करना चाहिए, सिर्फ मनी को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? आइए इसका आंसर जानते हैं बेटा। बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। पहला पॉइंट। क्यों करते हैं? क्योंकि करेंसी को किसने ऑथराइज किया है? बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। यानी जिस देश में आप रहते हैं, आप तो भारत में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जिस भी देश में आप रहते हैं वहां की गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया कि भाई यही हमारे देश में ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाएगा, यही हमारे देश में लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में हम लोग रुपी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हमारे इंडिया में रुपी को इस्तेमाल किया जाता है, और उसको ऑथराइज, उसको सैंक्शन किसने किया, उसको अलाउ किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है। सेकंड, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम है।
सिर्फ यही काम नहीं है कि मोदी जी बैठ के नोट छाप रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसको, ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पर नोट्स को इशू करेगी, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर नोट्स को, करेंसीज को इशू करेगी। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। भारतीय कानून के अनुसार और देश में ऐसा, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इच्छा से कोई करेंसी नहीं बना सकती कि मैं आया और मैंने बोल दिया और मैंने ऐसे कागज पे लिख दिया 500 का नोट, ठीक है, मैंने यहां ऐसे करके लिख दिया कागज पे 500 रुपए, ठीक है, और मैं कहा अच्छा जी ये आज से करेंसी है, ये अलाउ थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि ये काम किसका है? ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। एज पर इंडियन लॉ हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल ऐसे अपनी इच्छा से कूपन नहीं बना सकता कि हाँ भाई हाँ ये लो जी 500 रुपए का नोट, ये इसी को दे देना, अगली बार ये काम आ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। द लॉ लीगलाइजेस नो इंडिविजुअल इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मोड इन रुपीज। और भारत में, ठीक है, भारत में अगर आपको इन रुपीज में अगर आपको कोई पैसा देता है तो आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि अच्छा आप मुझे रुपी दे रहे हो, नहीं 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 नहीं, मैं रुपी नहीं लूंगा जी, मैं तो डॉलर में ही काम करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये लॉ है हमारे कानून भारत में, ठीक है, हमारा कानून, हमारा नियम है कि हम लोग, अगर कोई आपको रुपीज में पैसे दे रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई इन टर्म्स ऑफ रुपीज में अगर आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो आप उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, हैज द रुपीज वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसलिए अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में क्या है, करेंसी जो रुपी है उसको एज अ बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है, ठीक है बेटा। देखिए ये हमारा एक एग्जांपल है, ये हमारा इंडियन रुपी है, ठीक है, 200 रुपए का नोट है, आप इसको जानते हैं। यहां पर सारी चीजें लिखी, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यहां पर महात्मा गांधी की फोटोग्राफ है, फादर ऑफ द नेशन की। अभी जैसे मान लो कि कोई आ जाता है, ठीक है, और कहता है कि ये देखो ये मेरी फोटो है और ये फोटो दिखा देना, ठीक है, और तुम्हारा, ठीक है, और यही रुपी आज से, ठीक है, आज से तुम इसी को ट्रांजैक्शन करोगे, नहीं हो सकता, ठीक है। सो फादर ऑफ द नेशन की फोटोग्राफ होती है, या सीरियल नंबर होता है। यहां पर देखिए, यहां पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ये गवर्नर कौन है? आरबीआई का गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, उनके सिग्नेचर होते हैं इस करेंसी पर। और एक गवर्नर, ठीक है, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, समझ लेना कहीं ना कहीं से वो जुड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि अपना सिग्नेचर आप नोट पर डाल दो, सोशल स्टडीज इज योर पावर, ठीक है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से होके जाता है, बहुत सारी चीज होती हैं इसमें। आईआरएस की एक सर्विस होती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो वो वहां से बहुत सारा लिंक होता है और मौका मिलता है आपको क्या करने का, अपना सिग्नेचर करने का, गवर्नर, ठीक है, भारतीय नोट पर अपना सिग्नेचर करने का। कितना अच्छा लगता होगा कि अरे वाह, नोट पर मेरा सिग्नेचर है। एक टाइम पे क्या बोलते थे, देखा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आप देख नोट जो इस्तेमाल कर रही है उसमें भी मेरा सिग्नेचर है, ऐसी छाप छोड़ दूंगा। आइए, सो अभी तक हमने यहाँ पर मनी के बारे में सारी बातें कर ली। मनी क्या है? बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्यों है? क्योंकि हम कमोडिटीज को खरीद सकते हैं। दूसरा क्या है? हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो एक प्रॉब्लम थी उसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। आइए अब हम थोड़ा सा बैंक के बारे में जानते हैं, ठीक है। बैंक क्या करता है? द आइदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक। सो दूसरी तरीके का पैसा, ठीक है, जो हम लोगों के पास होता है वो कहां पर होता है? हमारे बैंक में जमा होता है, ठीक है। यानी मान लीजिए आप 10,000 रुपए सैलरी अर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपए सैलरी अर्न कर रहे हैं, जिसमें से आपसे 5,000 रुपए जो है अपना घर खर्च में इस्तेमाल करते हैं। तो जो 5,000 रुपए आपका बच गया, हम क्या करते हैं उसको बैंक में डाल देंगे, ठीक है। और बैंक,
ठीक है, वो एक तरीके से आपके बैंक में सिक्योर रहेगी, लेकिन वो पैसा आप ही का है। अब बैंक में पैसा डालने का क्या फायदा होता है ये समझिए बेटा। डिपॉजिट द एक्स्ट्रा कैश इन द बैंक, यानी मेरी जेब में 5,000 रुपए एक्स्ट्रा थे, तो वो क्या किया, वो मैंने बैंक में डाल दिए। ठीक है, अब बैंक मुझे दो चीजें देगा। ठीक है, बैंक मुझे दो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एक तो होती है रिटर्न कैश, यानी जब मैं चाहूं मैं पैसा निकाल सकता हूं। इसको हम डिमांड डिपॉजिट्स में, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में जानेंगे। मोटा मोटा समझ लीजिए कि मैं जब चाहूं, जो मैंने पैसा बैंक में जमा किया उसको मैं निकाल सकता हूं और वो हमेशा सेफ रहेगा। दूसरा, पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट एज इंटरेस्ट, और बैंक आपको क्या देता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, यानी आपने जो पैसा जमा किया उसका आपको इंटरेस्ट देगा। मान लीजिए आपने बैंक में 1,00,000 रुपए जमा किया। ठीक है, बैंक में 1,00,000 रुपए आपने जमा किया और बैंक आपको 10% इंटरेस्ट देता है। तो आपका जो 1,00,000 रुपए बैंक में जमा है ये कितना हो जाएगा, ये 1,10,000 रुपए हो जाएगा। यानी 10,000 रुपए आपको बैंक इंटरेस्ट के तौर पे दे रहा है कि जाओ मजे करो। यानी वो एक हेरा फेरी वाली मूवी है ना, पैसा ही पैसा होगा। तो अगर आप बैंक में अपना पैसा सेव करते हैं तो एक तो आपका पैसा हमेशा के लिए सिक्योर है। भाई घर में चोरी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है खर्च हो जाए, अभी जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है तो हो सकता है खर्च हो जाए, लेकिन अगर यहां आप बैंक में पैसा जमा करेंगे वो सेफ रहेगा। और उसके अलावा, सेफ के अलावा भी आपको पैसा मिलेगा, बैंक आपको इंटरेस्ट भी देगा। तो ये दो बेनिफिट्स हमें बैंक से मिलते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे डिमांड डिपॉजिट की। डिमांड डिपॉजिट क्या है? द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। अब जो हमने जो पैसा बैंक में जमा किया है वो क्या है, वो ऐसा नहीं कि वो फिक्स कर दिया तभी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं 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 नहीं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब यह है कि आपने जो पैसा जमा किया, 1,00,000 रुपए आपने बैंक में जमा किया, आप उसको जब चाहे तब निकाल सकते हैं, लेकिन उतना ही निकाल सकते हैं जितनी आपकी बैंक, जितना आपके अकाउंट में पैसा है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए है तो आप 1,00,000 रुपए निकाल सकते हैं। ठीक है, आप 1,00,000 रुपए निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं और मैं चला गया कि मुझे 40 लाख दे दो, वो फिर हेरा फेरी की तरह, ठीक है, 40 लाख दे दो, तो बैंक वाले मुझे 40 लाख नहीं 40 लाख देंगे। ठीक है, तो जितना आपके अकाउंट में पैसा है आप उसको जब चाहे तब निकाल सकते हैं। जब चाहे का मतलब यह है कि आप बैंक वर्किंग आवर्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में चलेगा, अरे मुझे डिमांड डिपॉजिट करना, मुझे पैसा निकालना है, अभी निकालूंगा, आधी रात को निकालूंगा, 12 बजे बर्थडे है उससे पहले पैसा निकालूंगा, नहीं। या गवर्नमेंट या हॉलीडेज है, आप हॉलीडेज में चलेगा कि नहीं जी संडे को, मैं तो संडे को ही फ्री होता हूं, आज ही मुझे पैसा चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, जो बैंक के वर्किंग आवर्स है, अगर बैंक ओपन है, आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप जाइए और बोले कि भाई मुझे, ठीक है, मुझे इतना पैसा मेरे अकाउंट में चाहिए, तो बैंक आपको दे देगा। ठीक है, इसी को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑफर मेनी इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज, वन ऑफ विच इज चेक फैसिलिटी। अब बैंक आपको काफी सारी चीजें ऑफर करता है, काफी सारी फैसिलिटीज ऑफर करता है, जिसमें से एक फैसिलिटी है चेक फैसिलिटी। क्या है? एक फैसिलिटी है जिसका नाम है चेक फैसिलिटी। अब देखिए चेक क्या होता है। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has to be issued. The money is transferred from one bank account to another bank account in a couple of days. The transaction is completed without any payment of the cash. ठीक है, सो चेक क्या है? एक पेपर है। चेक क्या होता है? एक पेपर की तरह होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। क्या इंस्ट्रक्टिंग होता है? क्या इंस्ट्रक्शन होता है बैंक को? ठीक है, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, यानी आप किसी को इतना अमाउंट दे सकते हैं फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट, यानी ए पर्सन से बी पर्सन के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ए पर्सन है और यहां पर बी है। ए पर्सन क्या करेगा? चेक लिखेगा, ठीक है, बी पर्सन के नाम पर, तो ये ए पर्सन के अकाउंट से बी पर्सन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा चेक फैसिलिटी। ठीक है, अब यहां पर कोई पेमेंट कैश में नहीं होता है, ये, और ये, ठीक है, यहां पर क्या है कि कोई भी पेमेंट जो है
कैश में नहीं होता कि आपको पैसा देना पड़ रहा है या बैंक आपके ब्याह पर नोट लेके कहीं जा रहा है, बैग लेके, अच्छा भाई ए पर्सन ने तो इतना सारा पैसा दे दिया, चलो मैं नोट लेके ठीक है बी पर्सन के अकाउंट में जमा करके आऊंगा। नहीं, यहां पर कैश का कोई लेन देन ही नहीं होता, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर हमने चेक का एग्जांपल लिया है। चेक में आप ऊपर देख सकते हैं DDMMYY, यानी आप इसमें डेट, मंथ एंड ईयर लिखेंगे। ये जो डेट होती है ये 3 महीने के लिए वैलिड होती है। ठीक है, 3 महीने के लिए वैलिड होती है। 3 महीने से ज्यादा अगर आप 3 महीने के बाद चेक जमा करेंगे तो चेक जमा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको खत्म कर दिया। उसकी टाइम लिमिट होती है, यानी अगर मेरा जो चेक है अगर उसको मैंने आज भरा तो वो 3 महीने तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर बैंक का नाम आता है, इधर बैंक का एड्रेस आता है जहां से आपका बैंक है। यहां पर देखिए पे में, ठीक है, अगर आप कहेंगे पे में सेल्फ, यानी आप सेल्फ कर रहे हैं, यानी अगर मान लीजिए आपको पैसा निकालना है तो आप सेल्फ चेक भी भर सकते हैं। ठीक है, उससे आप पैसा निकाल सकते हैं, या फिर आप पेई का नाम लिख दीजिए। ठीक है, मान आप यहां पर पेई का नाम भी लिख सकते हैं कि भाई यहां पर कौन पर्सन है जिसको आप पैसा दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं किसी राजेश नाम के पर्सन को पैसा दे रहा हूं तो मैं यहां पर राजेश लिखूंगा। ठीक है, जो भी उस पर्सन का पूरा नाम है। ठीक है, मान लीजिए राजेश कपूर, तो मैंने राजेश कपूर को, ठीक है, मैंने, ठीक है, पैसे भेज रहा हूं मैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ठीक है, यहां पर आपको रुपीज जो है इन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, जैसे 10,000 रुपीज ओनली, हमेशा ओनली जरूर लिखना है, मात्र 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपीज ओनली। अब आप केबीसी में आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जो बड़े बड़े चेक लेके आते हैं उसमें लिखा रहता है 7 करोड़ ओनली। तो ओनली लिखना जरूरी होता है जो भी आपकी अमाउंट है। और इसके बाद यहां पर आपको डिजिट्स में लिखना पड़ता है। डिजिट्स का हमेशा याद रखिएगा, जब आप डिजिट्स में लिखते हैं तो जैसे 10,000 है, उसके आगे ऐसे डैश करके ऐसे डंडा भी लगाना होता है। ठीक है, ऐसे डंडा करके डैश लगाना होता है। यहां पर आपके सिग्नेचर आएंगे। सिग्नेचर कौन से आएंगे? जो आपने बैंक में, जब आपने बैंक में अकाउंट खोला होगा तब जो आपने सिग्नेचर किए वो आएंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि मैंने बैंक में सिग्नेचर ये वाला कर रखा है और जब किसी को चेक दिया तो उसमें ऐसा वाला सिग्नेचर कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो चेक फिर लेगा नहीं, चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, यहां पर आपका अकाउंट नंबर होता है, ये आपका चेक नंबर होता है, ये आपका MICR कोड है, ये RBI रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, और ये आपका ट्रांजैक्शन कोड है। ठीक है, तो पिछली बार पेपर में आया था ये चेक। ठीक है, एक चेक का क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको चेक के बारे में याद रखनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या होता है लोन। ठीक है, LOAN, लोन, लोन के बारे में बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम चीजें हम लोग इंडिया में जितनी भी खरीद रहे हैं वो ज्यादातर लोन पर खरीदी जा रही हैं। तो आइए लोन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। What do banks do with the deposit which they accept from the public? अब सवाल आता है, लोन से पहले एक सवाल आ जाता है कि हम जो बैंक को पैसा जमा कर रहे हैं तो इससे बैंक को बेनिफिट क्या हो रहा है? भाई बैंक के लिए तो एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई ना कि हमारा पैसा उनको सेफ रखना है और हमें इंटरेस्ट भी दे रही है। तो सोचा कि बैंक आपके लिए इतना अच्छा क्यों कर रही है? इतना तो आपके लिए वो भी नहीं करती है, या इतना तो अच्छा आपके लिए वो भी नहीं करता है जिसके साथ आप कसमें खा रही हैं, जिएंगे तो हार साथ, मरेंगे तो हार साथ, नहीं है ना? तो आप खुद सोचिए कि बैंक एक तो आपके पैसे की सिक्योरिटी करता है कि भाई आप हमें जमा करिए और कुछ भी होगा तो हम आपके साथ हैं, आपका पैसा सिक्योर रहेगा। दूसरा, आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है। बैंक इतनी हमदर्दी आपसे क्यों दिखा रहा है, क्यों कह रहा है ऐसा? आइए जानते हैं इसका सवाल। ठीक है, इस सवाल का एक और सवाल बनता है, ठीक है, कि ये जो बैंक हमारा पैसा जो जमा कर रहा है इसका ये करता क्या है ना? जो बैंक हमसे जो पैसा ले रहा है एज अ डिपॉजिट, उसका क्या करता है, आइए जानते हैं। देखिए, डिपॉजिटर्स क्या करते हैं? पीपल मेक डिपॉजिट्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं। हम जब चाहे उसको विड्रॉल कर सकते हैं और हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है, ये हम जान चुके हैं। अब देखिए, जो टोटल डिपॉजिट हुआ,
स्मॉल पोर्शन जो कि 15%, अप्रोक्सीमेटली 15% मान लीजिए बैंक में 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ में से 15% यानी 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का बैंक क्या करेगा? 15 लाख रुपए का बैंक इज एबल टू मैनेज द डिमांड ऑफ डिपॉजिटर्स विद इन दिस कैश। यानी 15 लाख रुपए से बैंक जो है, जो रोज लोग क्या करते हैं, पैसे लेने के लिए आते हैं कि भाई हमें इतना पैसा दे दीजिए, ये दे दीजिए, ठीक है, 1 लाख दे दीजिए, 2 लाख, तो बैंक क्या करेगा, जो डिमांड डिपॉजिट्स लोग करने आ रहे हैं उनकी डिमांड्स को इस 15 लाख रुपए से पूरी करेगा। 1 करोड़ है, 1 करोड़ में से 15 लाख निकाल देगा, 15% निकाल देगा और उससे उन लोगों की डिमांड्स पूरी करेगा जो रोज बैंक में, ठीक है, पैसा लेने आते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000, ठीक है, ये डिपॉजिटर्स की डिमांड को पूरा करेगा। अब जो 85% बच रहा है, यानी जो आपका 85 लाख रुपीस जो बैंक के पास अभी और है, इसका क्या करेगा? बैंक गिव्स दिस मनी टू द बोरोवर्स ऑन हाई इंटरेस्ट। यानी जो बैंक के पास लोन लेने के लिए आते हैं, क्रेडिट लेने के लिए आते हैं, उधार लेने के लिए आते हैं, उनसे बैंक क्या करता है, उनको पैसा प्रोवाइड करता है। ये जो 85 लाख, जो आपका 85% है, इसमें से उनको पैसा प्रोवाइड करता है और उससे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या करता है? उससे हाई इंटरेस्ट वो चार्ज करता है। अभी आगे कहानी बड़ी जबरदस्त होगी, आप खुद सोचोगे, ठीक है, कि बताओ बैंक कितना, मतलब शुरू में कितनी हमदर्दी दिखा रहा था, लेकिन यहां तो फायदा ही फायदा है। पीपल टेक लोन्स, लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, और जब लोग उस लोन को रीपे करेंगे, भाई आपने किसी से उधार लिया तो आप उसको वापस भी तो करोगे, ठीक है, तो जब आप बैंक को पैसा वापस करोगे तो बैंक कहेगा ना जी ना, सिर्फ इतना नहीं, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मुझे और एक्स्ट्रा दो, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाकर दो। तो आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाकर देंगे। देखिए पूरी कहानी कुछ ऐसी है। अब देखिए इस कहानी का शुरुआत में देखिए, जब बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, यानी जो आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जब बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो साल का 3% देता है, ठीक है, आपको एनुअली कितना दे रहा है, 3% इंटरेस्ट दे रहा है, जिसपे हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन जब कोई बोरोवर बैंक को इंटरेस्ट देता है, ये वो है जब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है आपके डिपॉजिट पे, कितना, 3%। लेकिन जब कोई बोरोवर बैंक को इंटरेस्ट देता है तो साल का कितना देता है, 10 to 15% देता है। कितना देता है, 10 to 15% देता है। समझ में आ गया खेल? समझ रहे हो क्या क्या खेल खेलते हैं? सो व्हाट डू द बैंक्स डू? बैंक्स यही करते हैं, ठीक है, जैसे राजू कर रहा है ना, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, यही करते हैं। The difference between what is charged from the borrowers and what is paid to depositors is their main source of income. ये इनका main source of income है, जो बीच में जो difference बचता है। आइए इसको थोड़ा सा और आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बैंक आपको एनुअल इंटरेस्ट देता है, कितना, हम यहां पे 10% ही लेके चलते हैं, आसान हो जाता है, ठीक है, यानी, और आपने कितना दिया, 1 लाख रुपए पे बैंक आपको कितना दे रहा है, एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है 10% का, यानी आपको 1 साल बाद आपका पैसा 1,10,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। मोटी मोटी बात यहां तक समझ में आ गई कि मैं बैंक को 1 लाख रुपए मैं बैंक में जमा करता हूं, जिसका बैंक में साल का 10% का इंटरेस्ट लगाकर, ठीक है, 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं, और मुझे वो 1 साल बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है लोन की। लोन की कंडीशन में क्या है, मैंने 1 लाख रुपए बैंक से लिया, ठीक है, अब यहां पर बैंक क्या करेगा, बैंक उसके ऊपर जो एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो मान लीजिए 20% करता है, 20% बैंक चार्ज कर रहा है, तो क्या हुआ, यानी 1 साल बाद जब मैं बैंक को पैसा वापस करूंगा तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 1,20,000 रुपए जमा करना पड़ेगा। यही कहानी है, वो पिछली वाली जो स्लाइड में यही था
कि बैंक कितना दे रहा है, 3% दे रहा है मुझे एनुअल इंटरेस्ट, और जब मैं लोन उसको रीपे करता हूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट ऐड करके देना पड़ रहा है, 10 to 15%। तो यहां मैं खुश हो जाता हूं कि जब बैंक मुझे 1,00,000 रुपए मैं बैंक में जमा कर रहा हूं तो मुझे क्या देते हैं, 10% का इंटरेस्ट देता है। लेकिन वही अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता हूं 1,00,000 रुपए का, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, 20% इंटरेस्ट लगाना, 20% का इंटरेस्ट मुझे उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, यानी 1,20,000 रुपए जमा देना पड़ेगा। अब आप सोचिए पूरी कहानी क्या है, कि ये जो 1,00,000 रुपए बैंक, 1,20,000 रुपए बैंक ने कमाया, चलिए छोड़िए 1,20,000 नहीं, क्योंकि 1,00,000 तो पब्लिक का ही है। अब ये जो 20,000 रुपए बैंक के पास आया इंटरेस्ट का, इस 20,000 में से 10,000 रुपए उसने आपको इंटरेस्ट के तौर पे दे दिया, ठीक है, कि भाई आपने हमारे यहां पर 1,00,000 रुपए रखा है तो 10% तो ठीक है, ये समझ लीजिए कि 10,000 उन्होंने आपको दे दिया। अभी भी बैंक ने कितना कमाया, 10,000 रुपए बैंक यहां से कमा रहा है। कितना कर रहा है, कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 10,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, मोटा मोटा 10,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। ये आसान तरीके से मैंने आपको बताया, वरना 2-3% हम लगा सकते थे, ठीक है। यहां पर इस तरीके से बैंक क्या करता है आपके साथ, जो मेन बैंक की अर्निंग है वो यहां से होती है, यहीं से बैंक क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी निकालते हैं, और बाकी जो मेन जितना भी प्रॉफिट कमाया जाता है, जितना भी फायदा होता है बैंक का, वो इस इंटरेस्ट से होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि बैंक ने जो कमाया वो आपको ऐसे छींटे सी मार दी कि लो थोड़ा सा तुम भी रख लो। हम खुश हो जाते हैं कि लो, अरे क्या कितनी अच्छी बारिश हो रही है, वो छींटे मार देते हैं ऐसे करके, अरे वाह 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 मजा आ गया, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है हमें। लेकिन जब हमसे बैंक जब इंटरेस्ट लिया जाता है, इस लेवल पे हमसे इंटरेस्ट लिया जाता है, तो ये है प्रॉफिट। सो मेन इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, दिस इज व्हाट चार्ज फ्रॉम द बोरर एंड व्हाट इज पेड टू बी डिपॉजिट, ठीक है। जब उनको डिपॉजिट करते हैं वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो हम उनको डिपॉजिट कर रहे हैं एज एन इंटरेस्ट, वही उनका क्या है, वही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कहानी जो है वो बहुत आसान। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, थोड़े से बदलाव आएंगे। ओके, सो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। यहां पर हम दो थोड़ी सी क्रेडिट सिचुएशन जानते हैं, वही लोन, ठीक है। यहां पर दो क्रेडिट सिचुएशन जानेंगे, यानी 2 तरीके के लोगों को लोन मिला है, दोनों की सिचुएशन हम लोग देखेंगे। सो 2 सिचुएशंस। क्रेडिट या लोन क्या है, एक एग्रीमेंट होता है इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर, जो लेंडर है यानी पैसे देने वाला, ठीक है, वो बोरोवर को क्या देता है, मनी देता है, गुड्स और सर्विसेज देता है। या तो आप बैंक से क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, या आप किसी और के थ्रू क्या करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो आप खरीदते हैं, ठीक है। एंड इन रिटर्न में क्या करते हैं, हम लोग प्रॉमिस करते हैं किस चीज का, फ्यूचर पेमेंट का। जो बोरोवर है वो क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा कि भाई मैं आपको टाइम टू टाइम पैसा भरूंगा, ठीक है। आइए अब हम दोनों की 2 कहानियां जानेंगे। एक कहानी है सलीम के बारे में और एक कहानी है स्वप्ना के बारे में। सलीम की कहानी कुछ इस प्रकार है। सलीम एक शू मेकर है, लेदर शू मेकर है। उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आता है 3,000 शूज बनाने का, 3,000 पेयर ऑफ शूज, यानी 3,000 जोड़ी जूते बनाने का उसके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है। अब वो क्या करता है, वो एग्री करता है, और उसको कब तक देना है, उसको नेक्स्ट महीने, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, और हाँ, टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ टाइम, यानी 1 महीने के अंदर उसको वो जूते देने हैं, उसको जूते बनाकर उसको देने हैं, जिससे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब क्या होता है, अब वो क्या करता है सलीम कि जो लेदर सप्लायर जिससे वो लेदर लेता है, उससे वो प्रॉमिस करता है कि भाई आप मुझे लेदर दे दीजिए और मैं आपको अगले महीने की 10 तारीख को मैं आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज वो क्या करता है, जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, यानी जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई आपको 10,000 शूज मेरे लिए बनाने हैं, तो जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो क्या करेगा,
उससे भी उसने एडवांस पेमेंट ले ली, कितनी? 1000 पेयर ऑफ शूज के लिए। ठीक है, 1000 पेयर ऑफ शूज के लिए उसने एडवांस पेमेंट ले लिया कि भाई साहब आप 3000, ठीक है, 3000 जोड़ी जूते मेरे से बनवा रहे हो, कम से कम 1000 जूतों का तो एडवांस पेमेंट करके जाओ। तो उसको वहां पर मिल जाते हैं। और एट लास्ट क्या होता है कि सलीम जो है, बाय द एंड ऑफ द मंथ, सलीम महीने के आखिरी में, ठीक है, क्या करता है? उन जूतों को डिलीवर कर देता है। ठीक है, शूज बना के जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको डिलीवर कर देता है ऑन टाइम, और लेदर सप्लायर को भी वो ऑन टाइम पेमेंट कर देता है जिससे उसने लेदर परचेज करी थी। तो एक तो उसकी, ठीक है, एक तो उसने प्रॉफिट कमाया होगा, अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, और क्या? एंड रीपे द मनी, और उसने जो मनी, ठीक है, जो उसने उधार लिया था, किससे? लेदर वाले पर्सन से, लेदर सप्लायर से, उसको भी उसने क्या कर दिया? उसको भी उसने ऑन टाइम पेमेंट कर दिया। सलीम की कहानी यहीं तक थी। ठीक है, आइए स्वप्ना की कहानी जानते हैं। स्वप्ना एक लड़की, ठीक है, एक लड़की है, एक मादा है, जो औरत है। आइए स्वप्ना की कहानी जानते हैं। स्वप्ना क्या कहती है? स्वप्ना का जीवन बहुत ही कठोर है, बहुत ही कठोर जीवन से गुजर रही है वो। चलिए स्वप्ना की कहानी जानते हैं हम लोग। स्वप्ना एक फार्मर है जो कि क्या करती है? ग्राउंडनट उगाती है ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड। अब उसकी 3 एकड़ की जमीन है, उस पे वो क्या करती है? उस पे वो ग्राउंडनट उगाती है। ठीक है, शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टिवेशन, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प हर टू रीपे द लोन। अब ये क्या करती है? ये भी मनी लेंडर से लोन लेती है, और किस उम्मीद में लेती है? कि जब मेरी फसल उग जाएगी तो मैं क्या करूंगी? मनी लेंडर को पैसे वापस कर दूंगी। सिंपल एज दैट। ठीक है, जैसे सनीम ने किया था वैसी स्वप्ना ने किया, लेकिन स्वप्ना की कंडीशन कहां पर है? कि वो कल्टीवेशन वाली जगह पर है। ठीक है, वो फार्मर है, वो ग्राउंडनट उगाती है अपनी 3 एकड़ की जमीन पर। उसने एक मनी लेंडर से लोन लिया इस उम्मीद में कि जब उसकी फसल उग जाएगी तो वो क्या करेगी? मनी लेंडर को पैसा वापस कर देगी। ठीक है जी, बट लेकिन उसकी फसल क्या हो जाती है? ड्यू टू क्रॉप फेलियर, उसकी फसल है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो मनी लेंडर को लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाती, यानी मनी लेंडर से उसने जो पैसा लिया था उसको वापस नहीं दे पाती। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट ईयर, अगले साल स्वप्ना क्या करती है? वो फिर से लोन लेती, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए फिर से लोन लेती है। इस साल कुछ ऐसा हुआ कि एक नॉर्मल क्रॉप होगी, बढ़िया ठीक ठाक, मतलब ऑन एन एवरेज रहा, ऐसे ठीक ठाक मामला रहा। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। लेकिन अर्निंग इतनी अच्छी नहीं हुई कि वो अपना पुराना लोन भी चुका सके। क्रॉप तो ठीक ठाक हुई, लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि वो अपना पुराना लोन चुका सके। अब क्या होगा? शी फॉल्स इनटू अ डेट ट्रैप। इसका रिजल्ट क्या होगा? कि वो डेट ट्रैप में फंस जाएगी। ठीक है, डेट ट्रैप क्या होता है? जहां पर कोई पर्सन, ठीक है, अपना लोन जो है, अपना क्रेडिट जो है, उसको रीपे नहीं कर पाता। एट लास्ट उसको क्या करना पड़ेगा? एंड हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ हर लैंड टू रीपे द लोन। अब क्योंकि उसको पुराना लोन तो चुकाना ही है ना, तो इसलिए अब वो क्या करेगी? उसकी मजबूरी है कि वो उसको अपना लोन, अब उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उसको बेचना पड़ेगा ताकि वो लोन को रीपे कर सके। ठीक है, दोनों की कहानी हमने जान ली। एक में सब कुछ चंगा सी, एक में बहुत कुछ गड़बड़ सी। ठीक है, सलीम की कहानी हमने देखा, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। स्वप्ना की कहानी में मेन रीजन क्या आ गया? क्रॉप फेलियर। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब अगर हम रूरल एरियाज के बारे में बात करें, गांव के एरियाज के बारे में बात करें, तो लोन वहां पर क्यों लिया जाता है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लिया जाता है, जैसे स्वप्ना की कंडीशन में हुआ। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व, क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या है? ये तो बहुत कॉमन चीज है, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें चाहिए।
ठीक है। फार्मर यूजुअली टेक लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट। और हर फार्मर क्या करता है, सीजन से पहले लोन लेता है इसी उम्मीद में कि जब उसका हार्वेस्ट होगा, जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी और वो उसको सेल आउट कर देगा, उससे उसको पैसा मिल जाएगा और उसी पैसे से वो लोन को रीपे कर देगा। रीपेमेंट ऑफ लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फॉर्म फ्रॉम फार्मिंग। अब यहां पर जो रीपेमेंट है, जैसे स्वप्ना की कंडीशन में था, फसल तो होगी लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं होगी कि वो अपना पुराना लोन चुका पाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में खासकर फार्मर्स के साथ यही सेम कंडीशन होती है कि उनकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। फार्मिंग यानी उन्होंने फार्मिंग से कितना पैसा कमाया, उससे डिपेंड करता है कि वो लोन चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, हमने जाना कि बैंक हमें लोन देता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बैंक के पास जाओगे, बैंक मुझे पैसा दे दे, बैंक कहेगा ले लो, इतना आसान नहीं होता। क्यों? बैंक कुछ कंडीशंस आपके लिए रखेगा। देखिए यहां पर ये किसान है, ये बैंक में जाता है, क्या कहता है, आई नीड मनी प्लीज गिव मी लोन, मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे लोन दे दीजिए। तो बैंक कहेगा ओके पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको हमारी कुछ शर्तें माननी होगी। ठीक है। बैंक क्या कहता है कि आपको पैसा तो मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। अब क्या शर्तें हैं? तो किसान कहता है बताइए बाबूजी क्या शर्त है आपकी? तो बैंक कहता है हमारी कुछ शर्तें हैं, जिसमें से एक इंटरेस्ट रेट है, डॉक्यूमेंटेशन है, सर्विस पे मोड ऑफ पेमेंट है एंड कोलैटरल है। तो वहां पर किसान का आए ये क्या हो गया, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? तो बैंक कहता है ठीक है, हम आपको गाइड करेंगे इन चीजों के बारे में। देखिए इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्रोमाइजेस व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? नियम व शर्तें लागू। आप न्यूज में उसमें सॉरी टीवी में ऐड देखते हैं, नियम व शर्तें लागू, वही चीज है। एक तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा, कोलैटरल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, मोड ऑफ रीपेमेंट यानी आप पैसा वापस कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट वही था जो मैंने अभी आपको बताया था, जिससे बैंक प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, 10 से 20%, 10 से 15% बैंक अपना वो रखते हैं। इंटरेस्ट रेट इज एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट इज एन इंटरेस्ट चार्ज दैट द बोरोवर पे टू द लेंडर फॉर अ लोन। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? एक रेट होता है, ठीक है, एक इंटरेस्ट होता है जो बोरोवर को पे करना होता है, किसको? लेंडर को, जब आप लोन को रीपे करेंगे। जैसे बैंक वाली कंडीशन में हुआ था कि आपने 1 लाख रुपए लिए और उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है। तो जब आप लोन रीपे करेंगे तो आप कितना करेंगे? 1,10,000 रुपए आप जो है रीपे करेंगे। ठीक है, ये होता है। ये तो इंटरेस्ट रेट क्या है? 10% ये जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। सेकंड देखिए कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल एक एसेट होता है। मान लीजिए आपके पास, आप लोन लेने के लिए गए, तो बैंक कहेगा भाई आपके पास ऐसा कुछ है जो मैं आपको लोन दे सकूं। वो कहेगा जैसे आपकी कोई जमीन हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई व्हीकल हो, कोई लाइव स्टॉक हो, कोई डिपॉजिट हो बैंक में, या एज एंड यूजेस एज अ गारंटी, जिसको हम एक गारंटी के तौर पे रख लें अपने पास। ठीक है, टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। हम उसको अपने पास रखेंगे जब तक आप हमारा लोन जो है चुकाएंगे नहीं, जब तक आप हमारे लोन को रीपे नहीं करेंगे, तब तक आपका वो सामान हमारा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कोलैटरल बोलते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम अपने सामान को एक तरीके से हिंदी में बोले तो गिरवी रखते हैं किसी और के पास। ठीक है, किसी बैंक के पास। कब तक के लिए? जब तक हम उस बैंक का जो लोन है उसको रीपे नहीं कर देते। ठीक है, अगर आप फेल हो जाते हैं कि मान लीजिए आप बैंक का लोन रीपे नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में बैंक क्या करेगा? आप सॉरी, उस कंडीशन में बैंक क्या करेगा? आपको बोलेगा कि आज से आपकी प्रॉपर्टी हमारी हुई, आपने जो हमसे पैसा लिया था वो आप रखो, ये आपकी जो प्रॉपर्टी है हमारी हुई।
अब बैंक इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। इतनी आसानी से बैंक आपको पैसा नहीं देगा। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है जो कि 1 करोड़ की है, तो बैंक आपको उसमें 70 या 80 लाख रुपए का ही लोन देगा। ऐसा थोड़ी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा, ना जी ना। तो बैंक प्रॉफिट कहां से कमाएगा फिर? समझ, यही चीजें हैं जहां से बैंक अपना प्रॉफिट निकालता है। तो कोलैटरल समझ में आ गया। कोलैटरल एक तरीके से आपका कोई एक एसेट है जो एक गारंटी के तौर पे होता है कि जब तक आप लोन रीपे नहीं करते, आपका वो जो एसेट है वो हमारा होगा। डॉक्यूमेंटेशंस में क्या क्या होता है? कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आपका बिजनेस है तो इनकम टैक्स रिटर्न आपसे मांगेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस उनको चाहिए होते हैं। फिर आता है मोड ऑफ रीपेमेंट। मोड ऑफ रीपेमेंट यानी आपने पैसा तो ले लिया, अब आप वो पैसा चुकाएंगे कैसे, वापस कैसे करेंगे? एनुअली करेंगे, मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, किस तरीके से आप उस पेमेंट को करेंगे? ऑनलाइन करेंगे या कैश में करेंगे, ठीक है, किस तरीके से आप उस पेमेंट को रीपे करेंगे? The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to the another. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. अब ये जो टर्म्स एंड क्रेडिट्स हैं, ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका लेंडर कैसा है और बोरोवर कैसा है। अगर लेंडर अच्छा है तो हो सकता है, ठीक है, अगर लेंडर अच्छा है तो ये भी हो सकता है कि वो इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ना लगाए। और मान लीजिए अगर बोरोवर भी अच्छा है, ठीक है, लेंडर खराब है लेकिन बोरोवर अच्छा है, तो उसमें भी कई बार क्या होता है कि अगर बोरोवर का पुराना पास्ट हिस्ट्री अच्छा है, जिसको हम लोग सिबिल स्कोर बोलते हैं, अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री अच्छी है कि भाई आपने किसी से पैसा लिया है और ऑन टाइम हमेशा रीपे किया है, तो उसमें भी क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट आपका कम हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बैंक किसी को स्टैंडर्ड 10% इंटरेस्ट रेट लगा रही है, तो ये हो सकता है कि आपको 5 या 6 या 7% लगा दे, लेकिन ये तब होगा जब आपकी पास्ट हिस्ट्री अच्छी होगी, ठीक है। अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री खराब है कि भाई आपकी बहुत सारी पुरानी पेमेंट्स नहीं गई और आप फिर से कर रहे हैं, तो बैंक कई बार उन कंडीशंस में कोलैटरल भी करता है, ठीक है। आपसे एक तो कोलैटरल के तौर पे आपसे सामान लेगा। एक एग्जांपल इस कोलैटरल का है मुथूट फाइनेंस, आपने सुना होगा, जहां पर हम लोग गोल्ड जमा करते हैं और उससे पैसा ले लेते हैं। तो वहां कोलैटरल, एक तो आपसे कोलैटरल भी लेगा, ठीक है, सिक्योर्ड आपसे, आपका कोई एसेट भी ले लेगा, और इवन इंटरेस्ट रेट भी आपसे ज्यादा चार्ज करेगा क्योंकि आपकी पुरानी पास्ट हिस्ट्री खराब है। इन रूरल एरियाज, अगर हम रूरल एरियाज के बारे में बात करें, जो गांव के इलाके हैं, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स आर ग्रुप ऑफ पीपल हु लुक फॉर देयर ओन वर्क, for their own welfare. There are several type of cooperatives possible such as farmer cooperative, weavers cooperative, industrial workers cooperatives. So cooperatives क्या है? ये group of people हैं जो कि अपना welfare association बना लेते हैं। यानी मान लीजिए 10 किसान हैं, तो 10 किसानों ने अब क्या बना लिया? फार्मर कोऑपरेटिव बना लिया। ऐसे ही 10 वीवर्स हैं, उन्होंने वीवर्स कोऑपरेटिव बना लिया। 10 इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या किया? अपना इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स बना लिया। ये एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये लोग क्या करेंगे कि ये 100 रुपए जमा करेंगे, सभी लोग 100 रुपए जमा करेंगे। 10 लोगों ने जमा की, कितना हो गया? 1000 रुपए हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए उसमें से किसी एक पर्सन को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या करेंगे? ये उस एक पर्सन को कम इंटरेस्ट पे, मान लीजिए 2% पे या 3% पे उसको क्या देंगे? ठीक है, उसको लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। ये क्या करते हैं? अपने मेंबर से डिपॉजिट लेते हैं और उस डिपॉजिट को एज कोलैटरल यूज करते हैं, ठीक है। उस डिपॉजिट को एज कोलैटरल यूज करते हैं कि भाई आपने, और ये ऐसा नहीं कि 100 रुपए में ही सब कुछ करना, हर महीने 100 रुपए देने, ठीक है। तो जितना मान लीजिए आपने 10 महीने तक आपने पैसा जमा किया, किसी, आप मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव के पार्ट हैं, आपने 10 महीने तक पैसा जमा किया, कितना हो गया? 1000 रुपए हो गया। आप कहते हैं कि जी मुझे लोन चाहिए, तो आपको 1000 का नहीं मिलेगा, आपको 900 रुपए का लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपने पैसा जमा किया वो क्या होगा? एक तरीके से कोलैटरल हो गया। The cooperatives has obtained a large loan from the banks. इसके अलावा इन कॉपरेटिव्स को बैंक से अगर कभी बड़ा अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट ऑफ लोन चाहिए होता है, तो भी क्या होता है? बैंक इन कॉपरेटिव्स को लोन प्रोवाइड करता है। These funds are used to provide loans to the members, ठीक है। और ये जो पैसा बैंक से जो मिलता है इन कॉपरेटिव्स को,
ठीक है, ये कई बार अपने मेंबर्स को, यानी इनके जो कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर्स हैं उनको लोन भी देते हैं। ठीक है, आइए फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। हमारे यहां पर दो तरीके से क्रेडिट होता है, यानी दो तरीके से लोन दिए जाते हैं। पहला है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। पहला है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। आप नाम से समझ रहे होंगे, फॉर्मल मतलब जो कि जिसमें सारी नियम सारे क्या कहते हैं, सब कुछ प्रॉपर होता होगा। इनफॉर्मल मतलब जो कि जिसमें सब मतलब ऐसे ही चल रहा है, बस गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में। फॉर्मल सेक्टर देखिए, पीपल टेक लोन फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। फॉर्मल सेक्टर में क्या है, लोग क्या करते हैं, कहां से लोन लेते हैं, या तो बैंक से या कोऑपरेटिव से। ठीक है, यहां पर क्या है, नीड हायर डॉक्यूमेंटेशन। यहां पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है। बैंक में अभी हमने पढ़ा ना, टर्म्स ऑफ क्रेडिट वो कितनी सारी मांग रहे हैं, कोलेटरल भी चाहिए, मोड ऑफ रीपेमेंट भी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए, इतनी सारी चीजें चाहिए वहां पर। यहां पर आपके लोन को कौन सुपरवाइज करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद सुपरवाइज करेगा आपके लोन्स को। ठीक है, इसके अलावा वो क्या रखेगा, कि रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी अगर आरबीआई ने डिसाइड किया कि 8% है तो 8% ही रहेगा। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट यहां पर फेयर होंगी, यानी सब कुछ आपको दिया जाएगा जी, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप नीचे साइन करिएगा। ऐसा नहीं कि नीचे साइन कर दो कि हाँ हम अपने हिसाब से देख लेंगे, उसमें सारी चीजें लिखी होंगी, नहीं जमा करेंगे तो ये होगा, करेंगे तो इतना होगा। ठीक है, और यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि भाई आप इस रिलीजन के तो आपको लोन नहीं मिलेगा, नहीं, सबको मिलेगा। ठीक है, जेंडर और कास्ट के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, यहां पर सही नियम और शर्तें हैं, और कोलेटरल्स भी कई बार यहां पर जरूरी होता है। ठीक है, एंड आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट ओनली जस्ट फॉर प्रॉफिट। अब ये आरबीआई की जिम्मेदारी है कि जो बैंक है उनके ऊपर ध्यान रखे कि बैंक सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए लोन ना दे, बल्कि सभी को, ठीक है, जो जिनको स्मॉल बिजनेस को, ट्रेडर्स को भी लोन दे, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए लोन दे। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में देखिए, यहां पर लोन हम किससे लेते हैं, या तो मनी लेंडर से लेते हैं, या ट्रेडर से लेते हैं, या रिलेटिव से लेते हैं, फ्रेंड से लेते हैं, दोस्त से लेते हैं, रिश्तेदारों से लेते हैं, मनी लेंडर से पैसा लेते हैं। यहां पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। आप कभी अपने दोस्त से पैसे लेंगे तो ये थोड़ी बोलेगा भाई यहां साइन कर दे, ठीक है, उसके बाद मैं लोन दूंगा, दे देते हैं। ठीक है, आप किसी रिलेटिव से लेंगे तो रिलेटिव भी क्या, रिश्तेदारी में क्या, भाई ठीक है आप कर दीजिए। मनी लेंडर्स भी ऐसा ही करते हैं, मनी लेंडर्स भी कहते हैं अरे बाबूजी आप हमारे जान पहचान वाले हैं, कोई बात नहीं आप ले जाइए। यहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है जो सुपरवाइज करती है। यहां पर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद चेक करती है। यहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यहां तो रिश्तेदारी इज द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, योर रिलेशनशिप इज द ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली यहां पर जो है हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जो मनी लेंडर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये लोग। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये लोग लगाते हैं, जैसे यहां पर क्या है कि यहां पर भी ब्याज लगता है, ठीक है, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये लोग नए, इनका अपना अलग चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या है कि मान लीजिए आपने किसी से 1 लाख रुपए लिया और उसके ऊपर आपको 10% का इंटरेस्ट देना है, तो आपको कितना देना है, 1,10,000 रुपए देना है। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए जमा नहीं कर पाते या इंटरेस्ट नहीं दे पाते, अगली बार नेक्स्ट टाइम आपको इंटरेस्ट पता है किस पे देना है, इस 1 लाख पे नहीं देना है, आपको 1,10,000 पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। फिर अगली बार क्या होगा, अगली बार, ठीक है, ये जो होगा ये और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो इनका अपना अलग ही लेवल चलता है, इनका अपना अलग ही इंटरेस्ट चलता है इनका। देखिए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेयर। जैसे यहां पर ये तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, यानी एक तो इंसान बेचारा ऑलरेडी डेट ट्रैप में है और उसको और खत्म कर दो। ठीक है, इसलिए हमने स्वप्ना वाली स्टोरी में पढ़ा था कि उस बेचारी को अपनी जमीन बेचनी पड़ी, क्यों, क्योंकि उसने मनी लेंडर से लोन लिया था। यहां पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट अनफेयर होते हैं और यहां पर डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड कोलेटरल आर एब्सेंट। यहां पर कोई टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं है
और यहाँ पर ज्यादातर जो कोलेटरल है वो ऐसे ही कह देते हैं हाँ जी ठीक है ले लीजिए, लेकिन बाद में इतना मजबूर कर देते हैं कि आपको अपना जमीन का हिस्सा या कुछ ना कुछ आपको बेचना पड़ेगा। रिपीटेड बोरोइंग कैन लीड टू डेट ट्रैप, जैसे स्वप्ना के साथ हुआ। स्वप्ना ने पहले एक बार लोन लिया मनी लेंडर से, तो वहां वो उसकी क्रॉप जो है वो खराब हो गई, फिर उसने फिर मनी लेंडर से लोन लिया, फिर वहां पर क्या हुआ, जो कंडीशन हम लोग आगे जानते हैं। तो जब आप लगातार बोरोइंग करते रहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, तो आप डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अभी देखिए इस ग्राफ में आप देखिए, यहां पर आपको समझ में आएगा, फॉर दीज रीजंस बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लेंड मोर। इस ग्राफ में आप देखिए कि अकेला मनी लेंडर 33% पर काम करता है, लोगों को लोन देता है। मतलब 33% अगर हम माने, ठीक है, 100 में से, तो 33% लोग आज भी लोन कहां से लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं। मात्र 25% लोग जो हैं वो बैंक से लेते हैं। यहां पर 25% लोग हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं। बाकी तो ये छोटे छोटे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर अकेला जो राज कर रहा है वो मनी लेंडर कर रहा है, ठीक है। इसीलिए बैंक्स को आरबीआई बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है, उनको बोलती है कि भाई आप जो छोटे वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको आप लोन दीजिए। दिस वुड मैनी पीपल कुड बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। और इसी जब लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं तो फिर कभी लोन नहीं लेना मांगते। इसीलिए, ठीक है, बैंक की जिम्मेदारी है कि लोगों को सस्ते इंटरेस्ट पर, कम इंटरेस्ट पर लोगों को लोन प्रोवाइड करे। दिस कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एक्सेट्रा। इससे क्या होगा, जैसे सपना के साथ हुआ उसके साथ नहीं है, ठीक है, वैसा नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, लोग अपनी क्रॉप फसल को उगा सकेंगे, छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकेंगे। देखिए चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। तो इसलिए कम, ठीक है, कम क्रेडिट पर अगर हम किसी को लोन देते हैं तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिट होगा। First, the formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural area. पहले देखिए ये जो ब्लू वाला है ये वो है इनफॉर्मल सेक्टर। आप ये समझ लीजिए कि जो ब्लू वाला है वो लोग मनी लेंडर से ही लेते होंगे, रिश्तेदार इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है, दोस्त कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादातर मनी लेंडर से ही लोग पैसे लेते हैं। पर्पल वाला क्या है, फॉर्मल सेक्टर, यानी बैंक से लिया जा रहा है। अभी आप देख लीजिए कि क्या कंडीशन है कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बेचारे कहां से पैसा लेते हैं, वो मनी लेंडर से पैसा लेते हैं। बैंक उनको लोन ही नहीं देते। लोग जिनके पास कुछ एसेट है, मान लीजिए गोल्ड है या कुछ ऐसी चीज है, तो उनका भी कंडीशन क्या है, वो भी बेचारे मनी लेंडर से ही पैसा लेते हैं। वेट ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक है, यहां पर देखिए कि यहां पर अगर हम देखेंगे तो फॉर्मल सेक्टर उनको लोन दे रहा है, ठीक है। रिच हाउस होल्ड्स, जो अमीर लोग हैं, उनको भी क्या कर रहा है, उनको भी बैंक लोन दे रहा है। तो बैंक क्या कर रहा है, सिर्फ अमीर लोगों को लोन देता है, गरीब लोग बेचारे मजबूरी में मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। अगर बैंक लोन देना चालू कर दे तो इनको, ठीक है, गरीब लोगों को कभी भी किसी मनी लेंडर के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in rural areas. इसलिए बैंक्स को क्या करना चाहिए, कॉपरेटिव्स को क्या करना चाहिए, अपनी लेंडिंग को, ठीक है, क्या करना चाहिए, रूरल एरियाज में इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, गांव के एरिया में ज्यादा लोन देना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो कि बेचारे इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड है, वो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड हो सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, देखिए, वाई पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। लेकिन आज भी ऐसा क्यों है, उसका कारण है रीजन 1, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। अब हमने बोल दिया बैंक को होना चाहिए, लेकिन असल बात तो, सच तो यह है कि गांव के क्षेत्र में, गांव के एरिया में बैंक्स हैं ही नहीं, ठीक है, गांव के एरियाज में बैंक हैं ही नहीं। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। और दूसरा रीजन क्या है कि आप बैंक के पास लोन लेने जाएंगे, बैंक आपको 10 चक्कर कटवाएगा, आप ये लेके आइए, आप वो लेके आइए, ऐसा करिए, ये करिए, ये डॉक्यूमेंट लाइए, कम से कम आपसे 20 से 25 दिन आपसे ले लेगा आपको लोन देने में। मनी लेंडर के पास क्या होगा, आप जाएंगे, सर
देखिए 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, मनी लेंडर तुरंत, ठीक है, तुरंत पैसा मंगा के देगा। अच्छा 2 लाख चाहिए, लो 2 लाख रुपए, और चाहिए ये लो और ले लो, तुरंत दे देगा। बैंक क्या करेगा, आपको चक्कर कटवाता रहेगा। अच्छा अब ये लाइए, अब वो लाइए, अब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, फाइल रिजेक्ट हो गई, इसके सिग्नेचर नहीं हुए। और मनी लेंडर क्या करेगा, तुरंत आपको लोन दे देगा, हाथों हाथ मिल जाएगा आपको। ये है डिफरेंस। इसलिए पुअर पीपल क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बैंक में जाएंगे तो हमें 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, मनी लेंडर के पास जाएंगे तो तुरंत पैसे दे देगा। ठीक है। सेकेंड, इन इनफॉर्मल सेक्टर, मनी लेंडर ऑन द अदर हैंड नो बोरोअर्स पर्सनली एंड हेंस आर ऑफ्टन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलैटरल। बैंक्स क्या करेगा, आपसे बोलेगा ठीक है जी आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन आपके पास कुछ है ऐसा जो हम आपको लोन दे दें। आप मांग रहे हैं कि आपको हम 10 लाख रुपए का लोन दे दें, आपके पास है ऐसी कोई 10 लाख रुपए की चीज जो हम आपको लोन दे दें, तो मना कर देगा कि नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर आप मनी लेंडर के पास जाएंगे कि सर बेटी की शादी है, 10 लाख रुपए चाहिए, तो मनी लेंडर खुशी खुशी देगा, अच्छा बेटी की शादी है, अच्छा ये लो जी 10 लाख रुपए ले लो, एक काम करो 5,000 रुपए हमारी तरफ से और ले लो, विदाउट एनी कोलेटरल। ठीक है, वो ले लेगा, भले ही बाद में वो आपका खून चूसेगा कि भाई मुझे नहीं पता, मेरा पैसा मुझे चाहिए, लेकिन उस समय आपको लोन तुरंत दे देगा। ठीक है, इसलिए गांव के एरिया में आज भी लोग मनी लेंडर के पास पैसा मांगने जाते हैं, बैंक्स के पास नहीं जाते। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, इसलिए ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसमें से क्वेश्चन आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल अबाउट 1 to 15 मेंबर्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, पुअर पीपल होते हैं बेचारे उसमें, ठीक है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 1 to 15 मेंबर्स होते हैं, 1 से 15 मेंबर इसमें होते हैं। दे कलेक्ट देयर सेविंग्स, ये क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं। 1 से 15 मेंबर है, अपनी सब अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करेंगे। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। और इसमें जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेंगे। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, इससे पहले वाले उस वीडियो में आया था ना, सॉरी इससे पहले वाली स्लाइड में आया था, ठीक है, कौन सा था, ये वाला कोऑपरेटिव्स वाले में, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या करेंगे, ये अपनी सेविंग्स करेंगे कि मान लीजिए 15 मेंबर हैं, 15 मेंबर ने सबने 100-100 रुपए जमा किए, हर महीने 100-100 रुपए जमा कर रहे हैं, कितना हो रहा है, 1500 रुपए हो रहा है। ठीक है, अब जिसको भी जरूरत होगी वो इसमें से हम उसको लोन प्रोवाइड करेंगे, वही सेम कि आपको इतना ही मिलेगा, जितना आपने जमा किया है उसका मान लीजिए 90% आपको मिलेगा। ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। अब मनी लेंडर्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही इस तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, क्योंकि मनी लेंडर आपसे क्या करेगा, 10%, 15%, ठीक है, के बेसिस पर इंटरेस्ट पर आपसे लोन जो है आपको लोन देगा। यहां पर ये जो एसएचजी होते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, ये आपको 3%, 4%, ठीक है, 2% के इंटरेस्ट पर भी आपको लोन दे देंगे, तो 10-15 से तो ठीक ही है। ग्रुप चार्जेस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। इसमें जो सारा डिसीजन होता है कि ठीक है भाई, ठीक है, कि जग्गू की शादी है, ठीक है, मुन्नी को लोन चाहिए, तो क्या करना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है मुन्नी को लोन दे दो क्योंकि जग्गू अपना है। तो उसके बाद क्या होगा, कितना लोन देना चाहिए, ठीक है, तो जग्गू के लड़के वाले क्या मांग रहे हैं, जग्गू के लड़के वाले गाड़ी मांग रहे हैं, अच्छा गाड़ी इतने की आएगी, और क्या मांग रहे हैं, और ये भी मांग रहे हैं, वो भी। तो उसके बेसिस पर, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसके बेसिस पर वो लोग लोन ग्रांट करेंगे, ठीक है। आफ्टर ईयर और 2, ठीक है, 1 या 2 साल के बाद, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। और अगर 1-2 साल तक अगर ये ग्रुप परमानेंट रहता है कि हाँ भाई इनकी यूनिटी है, ये तो बहुत बढ़िया है, तो ये ग्रुप क्या कर सकता है, बैंक से भी लोन ले सकता है। जैसे रूरल जो कोऑपरेटिव्स वाला जो हमने पढ़ा था, सेम बिल्कुल वैसे ही। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, ये इसमें फीमेल्स ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। इसमें क्या बेनिफिट है, एक तो वुमेन्स फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट हो जाती हैं, मतलब अब उनको उनके पति के जेब में से, ठीक है,
या कपड़े धोते समय पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या कर सकती हैं, अब वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, ठीक है। वो स्त्री है बेटा, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब इनकी रेगुलर मीटिंग होती रहती है, ठीक है, सास बहू के सीरियल को लेके नहीं, इनकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जहां पर ये लोग किन इश्यूज को डिस्कस करते हैं। वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंसेस के बारे में बात करते हैं कि ये जो हमारे सोशल इश्यूज हैं इनको कैसे खत्म किया, ठीक है। वाओ, सो ये था हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं डालूंगा, ठीक है। और बेटा क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जाता जा रहा है तो आप लोग अपनी पढ़ाई के ऊपर प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत टाइम बहुत क्लोज आ रहा है आप लोग के लिए। आज 3 तारीख है, ठीक है, देख लीजिए आज 3 तारीख है और टाइम जो है वो बहुत फटाफट निकल रहा है, खासकर सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, ठीक, क्योंकि आपके 15 तारीख से एग्जाम है। तो आप लोग प्लीज, ठीक है, पेपर्स के ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि पेपर्स में काफी चीजें हैं जो कि घूम फिर के आ सकती हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अपने पेपर की आप लोग तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो आपके सभी टीचर्स आपके लिए तैयार हैं। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।